मैं एक साधारण सा इंसान हूं। अपने दोस्तों के बीच आरव के नाम से जाना जाता हूं। मैं एक छोटे शहर में रहता हूं और मेरे दिन सामान्य रूप से बीतते हैं। दिन का एक बड़ा हिस्सा काम और घर के बीच बंटा होता है। खाली वक्त में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना मेरा आम शौक बन गया था। मेरे लिए सोशल मीडिया बस एक टाइम पास था, या यूं कहूं कि शायद यही मुझे सुकून देता था। एक शाम ऑफिस से लौटकर थकान मिटाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक अनजान प्रोफाइल पर नजर पड़ी। नाम था सिया शर्मा। काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी आम इंसान को मोहित कर दे। उसकी प्रोफाइल में बस कुछ ही पोस्ट थी, लेकिन उसकी एक तस्वीर ने मुझे बरबस उसकी प्रोफाइल में और गहरे जाने के लिए मजबूर कर दिया। कैप्शन में लिखा था, कभी कभी अकेले रहना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। यह कैप्शन मेरे मन को छू गया। उस तस्वीर को देखते देखते मेरे अंदर कुछ हलचल सी हुई। मैं आमतौर पर ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी अजनबी को सोशल मीडिया पर फॉलो करे, लेकिन उस दिन दिल ने दिमाग को पीछे छोड़ दिया। मैंने उसे फॉलो कर लिया और फिर अपनी बोरिंग जिंदगी में वापस लौट गया। अगले दिन देखा तो नोटिफिकेशन में आया कि उसने मुझे फॉलो बैक कर लिया है। मुझे खुशी हुई, क्योंकि उसकी प्रोफाइल में रहस्यमयी कुछ तो ऐसा था जिसने मुझे उसकी ओर खींच लिया था। मैंने हिम्मत करके उसे हाय मैसेज कर दिया। सोच रहा था कि शायद वह जवाब नहीं देगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी ओर से रिप्लाई आया, हेलो, कैसे हो। उसके हेलो के साथ मेरी एक नई यात्रा शुरू हो गई थी, जिसके बारे में मुझे तब तक कुछ अंदाजा नहीं था। हमारी बातों में शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे ये झिझक गायब होने लगी। हम दोनों की रुचियों में काफी समानता थी। उसे भी पहाड़ों में घूमना पसंद था, उसे भी बारिश का मौसम अच्छा लगता था, और उसका भी मानना था कि अकेलापन सबसे अच्छी कंपनी हो सकती है। सिया ने बताया कि वह भी मेरी ही तरह एक छोटे शहर से है और फिलहाल अकेली रहती है। उसके पास परिवार नहीं है और अपनी जिंदगी वह खुद संभाल रही है। उसने बताया कि उसने कभी प्यार में विश्वास नहीं किया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले कोई खास अनुभव नहीं रहा था। मैं उसकी बातों में इतना खो गया कि कब रात के 3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अब हमारी बातचीत रोज की आदत बन गई थी। काम से लौटते ही सबसे पहला काम होता था सिया को मैसेज करना। उसकी दिन भर की बातें, उसका अकेलापन, उसका रहस्यमयी व्यवहार, ये सब मुझे उसकी ओर खींचे जा रहे थे। सिया ने मुझे अपने कुछ पुराने किस्से भी सुनाए, लेकिन उसकी बातों में हमेशा एक गहरी उदासी होती थी। एक रात उसने मुझसे कहा, आरव, कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, जैसे मेरी पहचान कहीं खो गई है। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद वह अपने अकेलेपन की वजह से ऐसा महसूस करती होगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हम सब यहाँ हैं और कभी न कभी किसी न किसी को अपनी जिंदगी में पा ही लेते हैं। धीरे धीरे उसकी पोस्ट्स में भी बदलाव आने लगा। उसने कुछ अजीब कैप्शन लिखने शुरू कर दिए थे, जैसे हर रात मेरी आंखों में एक छवि रहती है और कुछ कहानियां खत्म होने के लिए ही होती हैं। ये कैप्शन मुझे असहज कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिया आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रही है। एक रात उसने मुझे बताया कि उसे अक्सर महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह कहने लगी कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई और भी है। मैं उसे हंसाते हुए कहता, अरे सिया, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, यह सब बस तुम्हारे मन का भ्रम है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो एकदम गंभीर हो गई और धीरे से बोली, कभी कभी हम जो सोचते हैं वो सिर्फ भ्रम नहीं होता। उसकी इन बातों ने मेरे मन में एक अनजाना डर भर दिया था। उसके हर मैसेज में अब मुझे कुछ अनसुलझे सवाल नजर आने लगे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि सिया की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वह मुझसे छिपा रही है, पर मैं उसे जानने के लिए बेसब्र भी था। फिर एक दिन सिया ने मुझसे मिलने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, आरव, मुझे तुमसे मिलना है, शायद इसी से मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर दिल ने कह दिया, क्यों नहीं, मिलते हैं। हमने मुलाकात का दिन और स्थान तय कर लिया। तय समय पर मैं वहां पहुंच गया, लेकिन वह नहीं आई। मैंने कई बार उसे कॉल किया और मैसेज किए, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस रात मैं उदास और परेशान होकर घर लौट आया।
अगले दिन अचानक मेरे फोन में उसका मैसेज आया, आरव, कल तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये मैसेज पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जवाब में लिखा, तुम कल आई ही नहीं थी, फिर ये क्या मतलब है? उसने फिर रिप्लाई किया, क्या तुम सच में नहीं समझ पा रहे हो आरव? ये बात मुझे भीतर तक हिलाकर रख गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिया क्या कहना चाह रही है। कहीं कुछ तो गड़बड़ थी और मैं जानता था कि मुझे सिया के बारे में और गहराई से जानने की जरूरत है। उस अजीब मैसेज के बाद मेरे मन में डर और सवालों का तूफान उमड़ पड़ा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिया क्या कहना चाह रही थी। क्या वो सच में मेरे सामने आई थी या ये सब मेरे मन का कोई वहम था? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब एक गलत फहमी हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मैंने अगले कुछ दिनों तक सिया को मैसेज करना बंद कर दिया। सोचा शायद चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन मन में एक खालीपन था, जैसे कि मैं किसी बड़ी पहेली का एक अहम हिस्सा छोड़ रहा हूं। सिया की बातें, उसके कैप्शन, उसकी रहस्यमयी बातें, ये सब मुझे बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे थे। एक शाम मैं ऑफिस से वापस घर जा रहा था। अचानक मेरे फोन पर सिया का मैसेज आया, आरव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस मैसेज को पढ़ते ही मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई। वो क्या कहना चाहती है? मैंने तुरंत जवाब दिया, क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया, आरव, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। उसकी इस बात ने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे पास आऊं क्या? वो कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूं। बस इतना कहना था कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे मत भूलना। ये आखिरी लाइन पढ़कर मैं सच में डर गया था। उसके इस अजीब बर्ताव का मतलब मेरी समझ से परे था। मैंने उसे बार बार कॉल किया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं उसी वक्त उसके पास जाने का मन बना लिया। मैंने उसकी प्रोफाइल पर उसके पुराने पोस्ट देखे और एक तस्वीर में उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाया। कुछ दोस्तों की मदद से मैंने उसके इलाके का पता निकाल लिया। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, जो मेरे शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने अगले ही दिन उसके गांव जाने का फैसला किया। रास्ते में मन में सवालों का झुंड था। क्या सिया मुझे जानबूझकर डरा रही थी या उसकी जिंदगी में सच में कुछ गलत था? गांव पहुंचने पर मैंने वहां के कुछ लोगों से सिया का पता पूछना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना था। मुझे लगा शायद मैं गलत जगह आ गया हूं, लेकिन उसी समय एक बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, सिया, तुम सिया की बात कर रहे हो? मेरे चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की झलक आई। मैंने तुरंत उससे कहा, हाँ, सिया शर्मा, क्या आप उसे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी हंसी हंसी और कहा, बेटा, अगर तुम वही सिया की बात कर रहे हो तो तुम बहुत देर से आए हो। सिया की मौत को 2 साल हो चुके हैं। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा खून जम गया। बूढ़ी औरत के मुंह से निकले ये शब्द मुझे भीतर तक हिला गए थे। मैंने उसे अविश्वास से देखा और कहा, क्या कह रही हैं आप? सिया की मौत को 2 साल हो चुके हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो उससे पिछले कुछ महीनों से बात कर रहा हूं। मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन औरत की आंखों में एक सूनापन था, जैसे उसे पता हो कि मैं किस कड़वी सच्चाई का सामना करने वाला हूं। उसने मेरी ओर देखा और बोली, बेटा, तुम्हें यह बात झूठ लग रही होगी, लेकिन सिया का सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। मैंने उसकी बात सुनकर खुद को संभालने की कोशिश की और उससे सिया की पूरी कहानी जानने की इच्छा जताई। उसने थोड़ी देर रुककर एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सिया इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी शुरू की। वो एक अकेली लड़की थी जो अपने आप में ही खुश रहती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसने अपनी जिंदगी का हर पल खुद के लिए जिया। गांव के हर शख्स को उससे प्यार था, लेकिन उसके पास दोस्तों की कमी थी। कहते हैं कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी थी जो उसके हंसते चेहरे के पीछे कहीं छुपी रहती थी। लेकिन सब कुछ उस रात बदल गया। उसकी आंखों में एक डरावना खौफ झलकने लगा। उस रात सिया अकेली थी और अचानक उसके घर में एक हादसा हुआ। लोग कहते हैं कि उसके घर से चीखें सुनाई दी, पर जब गांव वाले वहां पहुंचे
तो वो खाली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे किसी बुरी आत्मा ने अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ दिनों बाद उसकी लाश गांव के तालाब में मिली। वो रात इस गांव के लिए एक काली रात थी। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो फिर मैं किससे बात कर रहा हूं? जो सिया मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करती थी, वो कौन थी? बूढ़ी औरत ने मेरी ओर एक गंभीर निगाह से देखा और बोली, बेटा, ये सवाल तो सिर्फ वही जानती होगी, लेकिन जिस तरह से तुमसे बात कर रही है, शायद उसे अपनी अधूरी कहानी पूरी करनी है। हो सकता है कि उसकी आत्मा अभी भी शांति की तलाश में भटक रही हो। सिया की कहानी सुनने के बाद मेरे मन में सवालों की एक झड़ी लग गई थी। मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या बस मेरी कल्पना। लेकिन एक बात तो तय थी, अगर सिया की आत्मा मुझे कुछ बताना चाहती थी तो मुझे उस तक पहुंचना होगा। मैंने बूढ़ी औरत से उसका पुराना घर जानने की कोशिश की। वो मुझे एक सुनसान इलाके की ओर इशारा करते हुए बोली, वो देखो, वो खंडहर सा मकान जो दूर दिखाई दे रहा है, वही सिया का घर था। लेकिन बेटा, वहां जाने से पहले एक बार फिर सोच लो, उस जगह पर कई लोगों ने अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। मैंने उस ओर देखा और एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। मेरे भीतर की जिज्ञासा और डर का संघर्ष चल रहा था, पर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सिया की कहानी का अंत जानना है। मैं वहां गया और धीरे धीरे उसके घर के खंडहर में प्रवेश किया। सिया का घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जगह जगह दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें थीं, फर्नीचर के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। उस खामोशी में एक अनजाना डर था, जैसे कि कोई हर कदम पर मुझे देख रहा हो। मैंने उसके कमरे की ओर कदम बढ़ाए और अंदर घुसते ही मेरी आंखों के सामने उसकी एक पुरानी तस्वीर आई। वो तस्वीर शायद उसकी थी, लेकिन उस पर जमी धूल और गहराई में छिपा उसका चेहरा मेरी सांसें रोकने के लिए काफी था। मैंने उसकी चीजों को एक एक कर छूना शुरू किया। तभी एक पुरानी डायरी पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें सिया के दिल की बातें लिखी थीं, उसकी तन्हाई, उसके ख्वाब और उसकी वो बातें जो उसने शायद कभी किसी से नहीं की थी। उसमें आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी बात लिखी थी, मुझे कभी माफ मत करना, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इस वाक्य ने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया। क्या वो किसी गहरे गुनाह का बोझ लेकर मरी थी? क्या वो किसी से कुछ छुपा रही थी? तभी अचानक मैंने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा डर अब हद पार कर चुका था। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, तुम वहां क्यों आए हो आरव? यह मैसेज सिया की प्रोफाइल से था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जवाब में लिखा, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं सिया, तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। कुछ देर बाद उसका जवाब आया, तुम्हें सच्चाई जानने की बहुत जल्दी है, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत है? उसका सवाल मेरे दिल को चीर गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इस रहस्य को समझ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने जवाब में बस हां लिखा। अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ अजीब चीजें होने लगीं। रात को मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती थी, दरवाजे खुद से खुलते बंद होते थे। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरी परछाई में चल रहा हो। धीरे धीरे मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। फिर एक रात मुझे सिया का फिर से मैसेज आया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे पास आओ। मैंने जवाब दिया, तुम कहां हो? उसने एक पता भेजा। ये वही तालाब था जहां उसकी लाश मिली थी। उस मैसेज को देखते ही मैं भीतर तक कांप गया। मुझे लगा कि यह सब मेरी सोच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर का डर और उत्सुकता मुझे उस जगह पर जाने से रोक नहीं पा रहे थे। अगली रात मैं उस तालाब के पास पहुंचा। चांदनी रात थी और पानी की सतह पर अजीब सी चमक थी। उस पूरे माहौल में एक घना सन्नाटा था और लग रहा था जैसे पूरा तालाब किसी गहरी नींद में है। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और मुझे किसी का परछाई जैसा चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा धीरे धीरे पानी की सतह पर ऊपर आने लगा और मैंने देखा कि वो सिया थी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं थी कि मैं कौन हूं, लेकिन अब जब तुम यहां हो
तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसके ये शब्द सुनकर मैं अपनी जगह पर जम गया। उसने मुझसे कहा, मैं वो हूं जो अधूरी रह गई थी और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसी पल मुझे समझ में आ गया कि मैं एक ऐसी आत्मा के संपर्क में था जो अब मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। सिया का चेहरा मेरे करीब आता जा रहा था और उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा रहस्य था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और बोली, तुमने मेरे साथ जुड़ने की कोशिश की थी आरव, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हें अपने साथ उस दुनिया में ले जाऊंगी जहां अधूरे लोग रहते हैं। उसकी ये बातें सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गईं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सिया, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां हूं, लेकिन मुझे मत ले जाओ। वो एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तालाब के किनारे खड़ा मैं सिया के आंसू भरे चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और अजीब सा दर्द था। वो कुछ पल चुप रही, जैसे उसके अंदर एक घमासान चल रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं उस सन्नाटे में उसकी हर बात सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। कुछ देर बाद सिया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानते हो आरव, प्यार में बहुत दर्द होता है, पर वो दर्द शायद इतना नहीं होता जितना अधूरे प्यार का होता है। उसकी आवाज में इतनी तड़प थी कि मैं भीतर तक हिल गया। तुम जानना चाहते हो कि मेरी कहानी क्या है, क्यों मैं तुम्हारे पास वापस आई, लेकिन उस कहानी को समझने के लिए तुम्हें खुद को मेरी जगह पर रखना होगा और हर उस दर्द को महसूस करना होगा जो मैंने सहा है, उसने कहा। उसकी बातों से मुझे डर और उत्सुकता दोनों महसूस हो रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। सिया ने कहना शुरू किया, मैं अपने आप में बहुत खुश रहती थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक खालीपन था जिसे मैं कभी भर नहीं पाई। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कुछ अधूरा रह गया है। फिर एक दिन मेरे जीवन में वो आया जिसे मैं अपनी जिंदगी मानने लगी थी। उसकी हर बात में एक खिंचाव था, एक अपनापन था। मैं उसके साथ हर पल खुश रहती थी। वो मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया था और मुझे लगा कि मेरा अधूरापन अब पूरा हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वो धीरे धीरे अपनी कहानी का पर्दा खोल रही थी और हर शब्द मेरे अंदर एक कड़वी सच्चाई का एहसास करा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, उसने कहा, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक रात उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गया, क्या वो मजबूर था या उसने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा छा गया था जिससे मैं कभी बाहर नहीं आ पाई। उसकी आवाज टूटने लगी थी। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। वो एक ऐसी आत्मा थी जो अपने अधूरे प्यार के बोझ तले दबी हुई थी। सिया ने अपनी कहानी जारी रखी। उसके जाने के बाद मैंने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ बिताए हर पल मेरे दिल में एक दर्द की तरह बस गए थे। मैं हर रोज उसे याद करती, उसकी बातों को याद करती। उसने जो वादे किए थे वो सारे वादे अब मेरे दिल में एक चुभन बन गए थे। मैं अकेले उन वादों को पूरा करने की कोशिश करती रही, लेकिन हर दिन मेरे लिए एक सजा बन गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी भटकती आत्मा के दर्द को शब्दों में बयां किया, जो मेरे दिल में भी गहरे असर कर रहे थे। फिर एक दिन मैंने अपने इस जीवन को समाप्त करने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि इस दुनिया में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। उस तालाब में कूदकर मैंने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उस दर्द ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी आत्मा आज भी उसी अधूरेपन में कैद है। मैं हर रोज उस दर्द को जीती हूं और अब मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला सको। सिया की बातें सुनकर मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गया था। वो एक आत्मा थी जो अपने अधूरे प्यार के कारण भटक रही थी और अब शायद उसने मुझे भी उस दर्द में शामिल करना चाहा। लेकिन उसकी कहानी सुनकर
मेरे मन में उसके लिए एक गहरी संवेदना जाग गई थी। मैं सोचने लगा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं? क्या मैं उसे इस दर्द से मुक्ति दिला सकता हूं? सिया, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरे साथ वो सब करना होगा जो मैं कहूंगी। सिर्फ तभी मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल सकती है। क्या तुम ये करोगे आरव? मैंने उसकी आंखों में देखा और उसकी पीड़ा को समझते हुए कहा, हाँ सिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद सिया ने मुझे कई अजीब काम करने को कहा। उसने मुझसे उस तालाब के किनारे रात बिताने को कहा, वहां एक दीपक जलाने को कहा और कई रातें उसकी याद में जागते रहने को कहा। मैं हर उस काम को करता गया जो उसने मुझसे करने को कहा, क्योंकि मैं उसे मुक्ति दिलाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके कहे अनुसार काम करता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई। फिर एक दिन उसने मुझसे मिलने की बात कही। उसने कहा कि इस बार वो मुझे उस रहस्य से रूबरू कराएगी जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने उससे मिलने की तैयारी की, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे जीवन की सबसे भयावह रात बन गई। सिया उस रात मुझे उसी तालाब पर मिलने आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसकी आंखों में दर्द और नफरत दोनों झलक रहे थे। वो मेरे करीब आई और कहा, आरव, तुमने जो किया वो सब मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की, लेकिन इस दर्द से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने उससे पूछा, तो अब मैं क्या करूं सिया? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया? उसने गुस्से में कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते आरव। मेरा दर्द इतना गहरा है कि उसे कोई नहीं समझ सकता, और अब मैं चाहती हूं कि तुम भी इस दर्द को महसूस करो। मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरी तरह भटकते रहो। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, सिया, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। उसने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, माफी? अब बहुत देर हो चुकी है आरव। अब तुम्हें भी उसी दर्द का सामना करना पड़ेगा जो मैंने सहा है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो मेरे करीब आई और मेरी आंखों में देखकर एक अजीब सी धुंधली छाया में बदल गई। वो धुंध मेरे चारों ओर फैल गई और मैंने अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता देखा। उसके बाद मेरी यादें धुंधली हो गईं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर जब मैंने होश संभाला तो मैं उसी तालाब के किनारे पड़ा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और मेरे मन में एक खालीपन था। मैंने अपने फोन को देखा तो उसमें सिया का आखिरी मैसेज था, अब तुम भी मेरे साथ हो आरव, हमेशा के लिए। उसके बाद से मैं भी एक अधूरी आत्मा की तरह महसूस करने लगा हूं। मुझे नहीं पता कि सिया ने मुझसे क्या लिया, पर अब मैं भी उसी अंधकार में खो गया हूं। उस तालाब के किनारे अपनी अधूरी यादों के साथ बैठे हुए मैं खुद को बिखरा हुआ और खोया हुआ महसूस कर रहा था। सिया की बातों और उसकी कड़वी हंसी के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल गई है। मैं एक ऐसा बोझ महसूस कर रहा था जिसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दर्द का एक हिस्सा मेरे अंदर डाल दिया था और अब मैं उस दर्द के साथ जीने के लिए अभिशप्त था। मेरे अंदर का डर बढ़ता जा रहा था और मैं सोच रहा था कि शायद सिया की आत्मा अभी भी मेरे आसपास भटक रही है। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं अपने कमरे में बैठा था और वो रातें मुझे फिर से याद आने लगी जब मैं और सिया एक साथ थे। उसकी हंसी, उसकी बातें, वो हर पल जो हमने साथ बिताया था, सब मेरे जहन में बार बार घूमने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं और नहीं बल्कि अपनी ही स्मृतियों में फंसा हुआ हूं। उसकी तस्वीरें, उसकी आवाज, उसके चेहरे की मासूमियत, सब कुछ मुझे बार बार याद आने लगा। लेकिन हर याद के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी हुई थी। मैं यह सोचकर डरने लगा कि क्या वो कभी मुझसे सच में प्यार करती थी या वो सिर्फ अपने दर्द को बांटने के लिए मेरे पास आई थी। सिया की यादें अब मेरे लिए एक भयानक सपने जैसी हो गई थीं। मैं उसे भूलना चाहता था, उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन जितना ही मैं उसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो मेरे करीब आती जाती।
अगले कुछ दिनों में मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी मेरा फोन अपने आप चालू हो जाता और उसमें सिया का नाम स्क्रीन पर चमकने लगता, तो कभी कमरे में सिया की हंसी सुनाई देती। रातों को जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे महसूस होता कि कोई मेरे पास आकर खड़ा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि सिया की आत्मा अब मेरे आसपास ही कहीं है और वो मुझे किसी भी हालत में चैन से जीने नहीं देगी। मेरे दोस्तों ने भी मेरे अजीब व्यवहार को नोटिस करना शुरू कर दिया था। मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया था, हर किसी से कट चुका था। लोग मुझसे पूछते कि मैं कैसा हूं और मैं हमेशा एक ही जवाब देता, मैं ठीक हूं। लेकिन अंदर से मैं ठीक नहीं था। सिया का दर्द, उसकी तकलीफ, वो सब अब मेरे अंदर घर कर गया था। धीरे धीरे मैं समझने लगा कि सिया का भूतिया प्रभाव मेरे जीवन को पूरी तरह से निगल चुका है। मेरे हर पल में, मेरी हर सोच में वो अब मेरे साथ थी। उसके साथ बिताए हुए समय की यादें अब मुझे एक अजीब से अंधकार में खींच रही थीं। मैं सोचने लगा कि क्या मैं अब कभी इस अंधेरे से बाहर आ पाऊंगा या हमेशा के लिए इस दर्द के जाल में फंसा रहूंगा। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी छाया, उसकी खुशबू, सब कुछ वहां था। मैं पसीने से लथपथ था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन चुका हूं, जिससे बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। एक रात मेरे फोन में अचानक एक मैसेज आया। मैंने जैसे ही फोन उठाया, देखा कि वो मैसेज सिया का था। आरव, तुम अब मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। ये मैसेज पढ़कर मेरी धड़कनें रुक सी गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अभी भी मुझसे बात कर रही है, जैसे उसकी आत्मा ने मुझ पर अपना कब्जा कर लिया है। मैसेज के बाद मेरे फोन की स्क्रीन काली हो गई और मुझे उसमें सिया का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में वही दर्द और वही नफरत थी जो उसने आखिरी बार मुझसे मिलते वक्त दिखाई थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैंने महसूस किया कि यह सब सिर्फ मेरा वहम नहीं है, बल्कि सिया सचमुच मुझे अपनी दुनिया में खींचना चाहती है। वो मुझे अपने साथ उस अंधकार में ले जाना चाहती है जहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे अपनी जिंदगी का अंत दिखाई देने लगा था। मेरा दिमाग अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में था। हर रोज जब मैं सोता तो सपने में सिया मेरे पास आती और मुझसे बातें करती। वो कहती कि मैं कभी इस दर्द से मुक्त नहीं हो सकता और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरी हर सांस में, मेरे हर ख्याल में। अब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं हर वक्त खुद को सिया के साथ महसूस करता था। मुझे लगता था कि उसकी आत्मा ने पूरी तरह से मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। वो मेरे हर पल में, मेरी हर सांस में समा चुकी थी। उसकी वो कड़वी हंसी, उसका वो दर्द, सब अब मेरा हिस्सा बन गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। मैंने कई तांत्रिकों से मदद मांगी, मंदिर गया, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा ही हाथ लगी। ऐसा लग रहा था कि सिया ने मुझे इस दुनिया से अलग कर दिया है और मैं उसकी भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुका हूं। आखिरकार एक रात आई जब मैंने तय किया कि मैं सिया का सामना करूंगा और उसे मुझसे दूर जाने के लिए कहूंगा। मैंने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और बस सिया का इंतजार करने लगा। रात का 1 बज चुका था और अचानक मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने मुझसे कहा, आरव, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम कभी इस दर्द से छुटकारा नहीं पा सकोगे। मैंने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, माफी? माफी अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम मेरे साथ इस अंधेरे में हमेशा के लिए रहोगे। उसने अपनी हाथ की छाया मेरे चेहरे पर रखी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा को भी उसने अपने दर्द में समा लिया है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अब पूरी तरह से उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। मैं अब किसी को नहीं पहचान पाता, अपने आप को भी नहीं। मुझे ऐसा लगता कि मैं अब आरव नहीं हूं, बल्कि सिया का एक हिस्सा बन चुका हूं। आज भी मैं उसी तालाब के किनारे भटकता हूं, उसकी आवाज सुनता हूं, उसकी हंसी सुनता हूं। वो मेरे अंदर समा चुकी है
और मुझे कभी भी इस दर्द से मुक्त नहीं होने देगी। अब मेरा अस्तित्व सिया की आत्मा के साथ जुड़ चुका है। मैं भी अब उसी अंधेरे का हिस्सा हूं जहां से कोई भी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं कि उस तालाब के किनारे एक आत्मा भटकती है जो अपने अधूरे प्यार की तलाश में है, लेकिन सच तो यह है कि मैं अब भी सिया के साथ हूं, उसी अंधकार में कैद जहां हम दोनों के दर्द और अधूरेपन की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई उस तालाब के पास आता है तो उसे मेरी और सिया की कहानी का एहसास होता है। हमारी ये अधूरी कहानी अब उस तालाब का हिस्सा बन चुकी है और हम दोनों की आत्माएं वहां हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं।